निपुण स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें। कल के क्लास में जैसे हम लोग ने एक महत्वपूर्ण बिंदु अवधारणा को समझने का प्रयास किया, और ये था कि जो विज्ञानवादी बाह्य अर्थों को निगेट करते हैं और उसका खंडन करते हैं, उसके लिए किस प्रकार के तर्क दे रहे होते हैं। तो उसकी एक प्रसिद्ध अवधारणा थी जो वसुबंधु के विज्ञप्ति पात्रता सिद्धि नामक ग्रंथ में वर्णित है, उसको हम लोग ने समझने की कोशिश की। अगर शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो जैसा कि कल भी हम लोग स्पष्ट किए थे कि वसुबंधु कहते हैं कि जो वस्तुवादी हैं वो चार प्रमुख आधारों पे बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करके चल रहे होते हैं, जिसमें एक है देश नियम, दूसरा है काल नियम, तीसरा है संतान अनियम और चौथा है कृत्य क्रिया। तो ये चार आधारों पर जो है वस्तुवादी बाह्य अर्थों की सत्ता को मान रहे हैं। यानी जो बाह्य अर्थ होता है वह किसी देश विशेष काल विशेष में होता है। संतान अधिनियम का अभिप्राय यह है कि अनेक लोग जो है किसी एक साथ जो है किसी चीज को अद्भुत कर रहे होते हैं और उसमें एक कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है, और यह भी इस कारण होती है कि बाह्य अर्थ की सत्ता होती है, इस आधार पर वो उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और चौथा एक जो तर्क प्रस्तुत कर रहे होते हैं वस्तुवादी, वो कहते हैं कि जो कृत्य क्रिया है यानी बाह्य अर्थ होने के कारण ही हमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अगर बाह्य अर्थ ना हो तो प्रवृत्ति उत्पन्न हो ही नहीं। तो ये जो कृत्य क्रिया का कारण है यह भी बाह्य अर्थ ही होते हैं। तो इन चार आधारों पर वस्तुवादी बाह्य अर्थों की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वसुबंधु ने अपने विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ में इन चारों आधारों को खंडित किया है, और किन आधारों और किन तर्कों पे खंडित किया है उसकी चर्चा कल की क्लास में की गई। उन्होंने कहा कि अगर हम देश नियम काल नियम के आधार पर बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करेंगे, यानी कोई वस्तु देश विशेष काल विशेष में पाई जाती है, तो ठीक इसी प्रकार स्वप्नगत जो पदार्थ होते हैं वह भी किसी देश विशेष काल विशेष में ही अनुभूत हो रहे होते हैं। तो अगर हम इस आधार पर बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो हमें स्वप्नगत पदार्थों की भी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वह नितांत असत होते हैं, इसलिए देश नियम काल नियम के आधार पर बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरा वो कहते हैं कि जो संतान अनियम का संदर्भ आता है, तो एक एग्जाम्पल तो यह प्रस्तुत करते हैं कि यह असंभव नहीं है कि एक साथ कई लोग एक ही प्रकार का स्वप्न देखें, और अगर यह असंभव नहीं है तो किस कारण होता है। ठीक है, इसको भी व्याख्यायित करने का प्रयास किया एक विशिष्ट अवधारणा के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं कर्मफल विपाक। कर्मफल विपाक के आधार पर इस अवधारणा को व्याख्यायित विश्लेषित करने का प्रयास किया। तो कर्मफल विपाक क्या है, जैसे कल हमने कहा कि इसलिए कई लोग एक ही प्रकार का स्वप्न देखते हैं, इसीलिए कई लोग एक प्रकार का स्वप्न देख रहे होते हैं, या कई लोग एक ही, जैसे कोई एक झुंड खड़ा है और सभी देख रहे होते हैं कि एक हाथी जो है हमारे समक्ष आ रहा होता है। तो इन सब का आधार क्या होता है, इन सब का कारण क्या होता है, तो वो कहते हैं कि इसका कारण यह होता है कि सभी में एक साथ एक ही प्रकार की वासना का विपाक हो रहा होता है। और कहाँ होता है ये आलय विज्ञान में होता है, और अगर स्वप्न देख रहे हैं तो क्लिष्ट मनोविज्ञान में होता है। तो ये विपाक हो रहा होता है, और इसी विपाक की वजह से जो है जो हमको ऐसा प्रतीत होता है, अनुभूत होता है कि एक साथ कई लोग किसी चीज को अनुभूत कर रहे होते हैं, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसा हो रहा होता है और बाह्य अर्थ में भी हम ऐसा देख रहे होते हैं। तो इसके पीछे का कारण यह विपाक है। ठीक है, बाह्य अर्थ की सत्ता इसके लिए स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम संतान अनियम के आधार पर भी बाह्य अर्थ की सत्ता को स्वीकार करने को समर्थित नहीं कर सकते, और इस आधार पर वो बाह्य अर्थ की सत्ता को खंडित करने का प्रयास करते हैं, अपने तर्कों को इसके अगेंस्ट प्रस्तुत करते हैं। चौथा जो कृत्य क्रिया का की प्रवृत्ति होती है, तो स्पष्ट रूप से फिर से स्वप्न का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि
जिस प्रकार स्वप्न में अगर हमें प्यास लगी है और हम जल पीते हैं, हमारी पिपासा शांत होती है, या स्वप्नगत सर्प जो है हमें भयभीत करता है, स्वप्नगत जो है सिंह हमें डराता है, उसकी गर्जना हमें भयभीत करती है, तो स्पष्ट है कि ये सारी चीजें जो कृतक्रिया प्रवृत्ति जो है हमें स्वप्न में भी हो रही होती है। तो अगर इस आधार पर हम बाह्य अर्थों की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वप्नगत पदार्थों की भी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वप्नगत पदार्थ क्या होते हैं? नितांत असत होते हैं। इसलिए हम इनकी सत्ता को कृत क्रिया के आधार पर बाह्य अर्थों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये चार प्रमुख आधार थे जिनकी चर्चा बार बार आपके मूल ग्रंथों में सेकेंडरी जो सोर्सेज है उसमें भी डिटेल में दी गई है। और हमारे इस लेक्चर को सुनने के बाद जाकर आप लोग उसको पढ़िएगा, नोटिंग वगैरह बनाइएगा, तो आपको अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी जिस रूप में ये अवधारणाएं बताई गई। फिर हमने ये भी चर्चा की कि कुछ पॉइंट को रेस करके वस्तुवादी अनेक प्रकार के प्रश्न वस्तुवादियों के पक्ष से उठाकर वसुबंधु उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इसमें से हमें लगा कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे रेस किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न ये रेस किया जाता है कि वस्तुवादी यह कह सकते हैं कि जो बाह्य अर्थ होते हैं उनकी सत्ता तो वास्तविक होती है, और जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं उनकी सत्ता तो काल्पनिक होती है। तो फिर हम दोनों को एक कैसे लेके चल रहे हैं? तो वसुबंधु इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, हम इस तरह का डिवीजन नहीं कर सकते कि बाह्य अर्थ की सत्ता वास्तविक होती है और स्वप्नगत पदार्थ क्या होते हैं वह जो है अवास्तविक होते हैं। हम इस आधार पर कोई डिवीजन नहीं कर सकते, बल्कि होता क्या है कि इनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है। यानी जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं और जो बाह्य अर्थ होते हैं इसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, बल्कि केवल मात्रात्मक अंतर है। इसलिए अंतर है क्योंकि जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वह क्लिष्ट मनोविज्ञान के आकार होते हैं। जो हम विज्ञान परिणाम बताएंगे तो विज्ञान परिणाम में 8 चीजों को हम लोग देखेंगे। एक आलय विज्ञान, एक खंडवित विषय विज्ञान जिसमें 5 हमारी इंद्रियां हैं और एक मन है, और जो ये 8वां है इसी को क्लिष्ट मनोविज्ञान या मनस कहते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, इसमें गहनता है कि आप देखिएगा कि जहां पर ज्ञाता का संदर्भ आ रहा होता है ना, तो अन्य दर्शनों में जैसे वस्तुवादी दर्शन में जो ज्ञाता का संदर्भ आ रहा होता है, जिसको आत्म तत्व के संदर्भ में हम लोग देख रहे होते हैं कि आत्मा ही क्या होती है, ज्ञाता कर्ता भोक्ता, ये सब सुने हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर जो ज्ञाता का संदर्भ है वो किससे जुड़ रहा होता है? क्लिष्ट मनोविज्ञान से जुड़ रहा होता है। तो इस अवधारणा को जोड़ने की कोशिश करिएगा कि ये जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है वह ज्ञाता की तरह जो है चीजों को कर रहा होता है, और एक प्रकार से ये इंटरमीडियरी होता है। इसकी व्याख्या अभी जस्ट इसके बाद वाले जो हम अभी आज ही के लेक्चर में इसको हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो इसको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तो ये सिर्फ वसुबंधु ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वस्तुतः जो स्वप्नगत पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? क्लिष्ट मनोविज्ञान के आकार होते हैं, और जो बाह्य अर्थ होते हैं वह समष्टिगत आलय विज्ञान के आकार होते हैं। दोनों क्या है? विज्ञान के ही आकार है। एक क्लिष्ट मनोविज्ञान का आकार है तो उसमें थोड़ी सी जो है स्पष्टता और वो सारी चीजें कम होती हैं, और जो आलय विज्ञान समष्टिगत विज्ञान का है तो उसमें स्पष्टता थोड़ी अधिक होती है, लेकिन दोनों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। इसलिए आपका यह कहना कि वह वास्तविक है और ये काल्पनिक है और दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये कहना गलत है। नंबर एक ये प्रश्न उठाते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठाते हैं कि वस्तुवादी ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान के अर्थाकार के लिए भी बाह्य अर्थ की तो आवश्यकता है। जैसे ये प्रश्न भी तो उठाया जा सकता है वस्तुवादियों के द्वारा कि विज्ञान के अर्थाकार के लिए भी तो बाह्य अर्थ की आवश्यकता है। आखिर विज्ञान किसका आकार लेगा? तो इसका व्याख्या करते हुए वसुबंधु कहते हैं, देखिए इसमें थोड़ी क्लिष्टता वगैरह है तो समझते रहिएगा कि वसुबंधु इसको व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें विज्ञान जो है अर्थाकार का संदर्भ ये नहीं कि बाह्य अर्थ चाहिए तब अर्थाकार होगा। वो कहते हैं कि विषयता का विज्ञान ही पर्याप्त है अर्थाकार होने के लिए, और यह विषयता का विज्ञान विषयी से संबंध होता है, विषय की भावना से जुड़ा होता है। इसलिए किसी अर्थाकार की आवश्यकता नहीं होती, किसी बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं होती विज्ञान के अर्थाकार होने। और यहाँ दृष्टांत व स्वप्न का ही प्रस्तुत कर रहे होते हैं
या भ्रम का प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि जब हमें रज्जु सर्प भ्रम के संदर्भ में हम किसी सर्पाकार को देख रहे होते हैं, सर्प के आकार को देख रहे होते हैं, तो इस सर्पाकार के लिए किसी बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं, बल्कि जो सर्प का विज्ञान है वही सर्पाकार के रूप में हमें प्रतीत होता है। अगर हम ये कहें कि यह सर्पाकार हमें रज्जु के आलंबन में दिखाई देता है, तो ये स्पष्ट कहेंगे कि रज्जु भी कोई बाह्य अर्थ थोड़ा न है। रज्जु रज्जु भी क्या है, समष्टिगत आलय विज्ञान का आकार है, समझ रहे हैं ना, ये रज्जु भी है क्या, समष्टिगत आलय विज्ञान का आकार है। तो वस्तुतः किसी बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर सर्प को भी हम कह रहे हैं तो भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्प तो वहां है ही नहीं है। और अगर हम कह रहे हैं नहीं रज्जु पर सर्पाकार हो रहा है, तो रज्जु भी कोई बाह्य अर्थ थोड़ा ना है, बल्कि समष्टिगत आलय विज्ञान का ही आकार है। तो यही कहा जा रहा है कि विज्ञान के अर्थाकार के लिए बाह्य अर्थ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विषयता की जो भावना है वही पर्याप्त है अर्थाकार होने के लिए। और ये विषयता की भावना विषय से संबद्ध होती है, और ये विषय क्या है, एकमात्र विज्ञान है, आलय विज्ञान है, समष्टिगत विज्ञान है। इसी रूप में वह इसको काउंटर करने की कोशिश है। तो एक ये प्रश्न रेज कर दिया। फिर एक प्रश्न और जो हमने कहा कि रेज किया, कि जिसको हम लोग एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी कहते हैं, सहोपलब्ध नियम, कि सामान्य तौर पर जो विज्ञानवादी इस आधार पर बाह्य अर्थों का खंडन कर रहे होते हैं कि हमें जो है जैसे किसी विज्ञान की जो अनुभूति हो रही होती है, जैसे हम कह रहे होते हैं जैसे नीला रंग है और नीले रंग का जो विज्ञान है, यह दोनों को वो कहते हैं कि अभिन्न है, विज्ञानवादी कह रहे होते हैं इनमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि नीला रंग और नीले रंग का विज्ञान तो एक ही है, कोई बाह्य अर्थ थोड़ा ना है, कोई बाह्य नीला रंग थोड़ा ना है। इसलिए है दोनों एक ही, क्योंकि दोनों की अनुभूति भी तो हमें एक साथ होती है। वो कहते हैं कि इस सहोपलम्ब नियम के आधार पर इसकी उपलब्धता हमें एक साथ हो रही है, सहचार में हो रही, नीला रंग और नीले रंग का जो विज्ञान है वह दोनों एक साथ हमें उपलब्धि इसकी होती है। तो इस आधार पर भी बाह्य अर्थों का खंडन करने का प्रयास किया जाता है विज्ञानवादियों के द्वारा। तो इस पर एक आक्षेप वस्तुवादी करते हैं और फिर इसका प्रत्युत्तर वसुबंधु देने का प्रयास करते हैं। कि वस्तुवादी कहते हैं कि यह ज्ञान मीमांसी अवधारणा है, सहोपलब्ध का नियम, और ज्ञान मीमांसी अवधारणा के आधार पर तत्व मीमांसीय निष्कर्ष को निकालना उचित नहीं है। यह अपनी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि हम ज्ञान मीमांसीय अवधारणा के आधार पर तत्व मीमांसीय निष्कर्षों को नहीं निकाल सकते। और इसका प्रत्युत्तर देते हुए वसुबंधु कहते हैं कि अगर पुनः हम कुछ भ्रमों के दृष्टांत को लें, पुनः हम अगर भ्रम के दृष्टांत को लें, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भ्रम में हमें क्या होता है, जो सर्पाकार होता है उस यानी जो सर्प का विज्ञान है वही सर्पाकार के विषय के रूप में हमें भाषित होता है, सर्प के विषय के रूप में उसकी प्रतीति हो रही होती है। और फिर जब हमें भ्रम का निराकरण होता है, तो यह निराकरण भी दोनों एक साथ जो है, सर्प पदार्थ जो बाह्य अर्थ के रूप में हमें दिखाई देता है और जो सर्पाकार विज्ञान है, यह दोनों की निवृत्ति भी एक साथ हो जाती है, ये एक साथ हट भी जाते हैं। तो स्पष्ट है कि जब ऐसा भ्रम की दशा में हो रहा होता है, तो ये सहोपलब्ध नियम को ही पुष्ट करता है कि वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं है। सर्प के बाह्य अर्थ और सर्पाकार के विज्ञान, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों की उपलब्धि एक साथ हो रही है। और भ्रम दशा के समाप्त हो जाने के बाद या भ्रम के समाप्त हो जाने के बाद दोनों की निवृत्ति भी एक साथ हो जा रही है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि बाह्य अर्थ की कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार अपने तर्कों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उठाकर पेश करके वसुबंधु ने विज्ञप्ति मातृका सिद्धि में, जो कि विंशतिका और त्रिशिका के रूप में जो है दो भागों में वर्णित है, उसमें बाह्य अर्थों की सत्ता का खंडन करके विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, इस अवधारणा को पुष्ट करके पल्लवित घोषित करने का प्रयास किया और निरपेक्ष विज्ञानवाद को पुष्ट किया। क्योंकि निरपेक्ष विज्ञानवाद के प्रणेता आचार्य तो मैत्रेय नाथ हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी मध्यात्म विभाग, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास की एक बार आपको दोहरा दी, और ये सब चीजें हम बिना देखे ही बोल रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये सारी चीजें अवधारणा के रूप में मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई हैं, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी कोशिश करिए कि इस तरह सारी अवधारणाएं आपके मन मस्तिष्क में धीरे धीरे बैठती चली जाए और आप सारी चीजों को विजुलाइज कर पाए, विश्लेषित विवेचित कर पाए और फिर दूसरों तक संप्रेषित कर पाए। ठीक है, तो अब हम आज के टॉपिक को उठाते हैं। आज जो क्लास में हम डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक को, वह है विज्ञान परिणाम। ठीक है, तो विज्ञान परिणाम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और जैसा बार बार हम लोग चर्चा में हम लोग के आ ही रहा है कि इस विज्ञान परिणाम में हम लोग मुख्य रूप से तो 3 भागों में चीजों को बांट कर देखते हैं। तीन भागों को हम लोग बांट कर देखते हैं, लेकिन वस्तुतः 8 कुल बिंदु हम लोग के सामने आते हैं। और जो 3 मुख्य भाग हैं उसमें एक है आलय विज्ञान, जिसको समष्टिगत विज्ञान भी कहते हैं, दूसरा क्लिष्ट मनोविज्ञान, और तीसरा खड़्वित विषय विज्ञान। तो ये 3 मुख्य भागों में देखते हैं, और टोटल काउंट करेंगे तो 8 आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ अवधारणात्मक संदर्भ है जो आप लोग के लिए इंटरव्यू वगैरह के लिए या फिर आप लोग का वाइवा वगैरह हो रहा हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी सी उसकी चर्चा कर देते हैं, और इसके बाद फिर हम एक एक करके आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और खड़्वित विषय विज्ञान, इनको हम लोग स्पष्ट करते हैं और फिर देखने की प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा परतंत्र है, कौन सा परिकल्पित है और कौन सा परिनिष्पन्न है। तो ये सारी चीजों की अवधारणा को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विज्ञान परिणाम जो शब्द आ रहा है, विज्ञान परिणाम का अर्थ है कि जिसको हम लोग एक मुख्य दार्शनिक सिद्धांत, जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते चले आए हैं, भगवान बुद्ध का जो आरंभिक विचार था उसमें भी हम लोग प्रतीत्य समुत्पाद को पढ़े, जो मुख्य केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत था। फिर हीन यानियों में हम लोग सर्वास्तिवाद भाषित में भी प्रतीत्य समुत्पाद की विवेचना को देखते थे, और यह भी स्पष्ट किया गया कि यह जो प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में हीन यानियों ने अपने दृष्टिकोण को जिस प्रकार से रखा, उसी कारण से जो आध्यात्मिक अद्वैतवाद है भगवान बुद्ध का, वह बहुत तत्ववाद में परिणित हो गया, इस दर्शन के रूप में परिणित हो गया। उसको हम लोग कई बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, विश्लेषित विवेचित कर चुके हैं, इसलिए दोबारा दोहराव की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि यह विज्ञान परिणाम भी उसी प्रतीत्य समुत्पाद से संबंधित हो रहा है कि विज्ञान परिणाम का जो अर्थ बताया गया है आपकी पुस्तकों में, वह कहा गया है कि विज्ञानों के कारण कार्य क्षणों का निरंतर प्रवाह। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पन्न विज्ञानों के कारण कार्य क्षणों का निरंतर प्रवाह, इसी को विज्ञान परिणाम के रूप में बताया गया है। यानी जो विज्ञान है, प्रतीत्य समुत्पन्न विज्ञान है, कारण कार्य क्षण के रूप में उनकी धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, और इसी विज्ञान परिणाम पर, जैसे हम लोग जब वो पढ़े थे, क्षणिकवाद पढ़े थे, तो क्षणिकवाद में हीनयान में क्या कहा गया कि जो क्षणिकवाद में जो चेतन जो धर्म होते हैं, उनकी धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। इसी प्रकार जो अचेतन भौतिक परमाणु हैं, उनकी धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। और ये जो चेतन धर्म होते हैं, इनके ऊपर ही हम आत्म को आरोपित करते हैं और आत्म की तात्विक सत्ता को स्वीकार कर रहे होते हैं। इसी प्रकार भौतिक परमाणुओं की जो निरंतर धारा बह रही होती है, इसी पर हम लोग भौतिक द्रव्य को आरोपित करते हैं और भौतिक द्रव्य की सत्ता को, की तात्विक सत्ता को स्वीकार करके चल रहे होते हैं। लेकिन जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि क्षणिकवाद एक मुख्य उद्घोष प्रस्तुत करता है कि सर्वम अनात्मम, यानी सब कुछ क्या है, अनित्य है। कोई भी नित्य चेतन द्रव्य नहीं है, न तो कोई नित्य अचेतन द्रव्य है। जो भी है क्या है, क्षणिक धर्म है, चाहे वह क्षणिक चेतन धर्म हो, चाहे वह क्षणिक भौतिक परमाणु का निरंतर प्रवाह बह रहा हो। तो इसी प्रकार विज्ञान परिणाम को व्याख्यायित किया गया कि यह प्रतीत समुत्पन्न विज्ञानों के कार्य कारण क्षणों का निरंतर प्रवाह है, और इसी विज्ञान परिणाम पर हम
क्या करते हैं, आरोपण कर रहे होते हैं, किसका, आत्म का या धर्मों का आरोपण कर रहे होते हैं, और आरोपण करके हम इनकी तात्विक सत्ता को स्वीकार कर रहे होते हैं। और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को विज्ञान परिणाम के रूप में व्याख्यायित किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अवधारणात्मक संदर्भ यह है जो आप लोग को समझना चाहिए कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में परिणाम को सामान्य तौर पर वास्तविक परिवर्तन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जैसे आप लोग जब कार्य कारणवाद के सिद्धांत को हम पढ़ाएंगे सांख्य दर्शन में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, संघ असत करणाद असत करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवाभावात सक्तस्य सत्य करणात कारणाभावाच सत्कार्य। तो जब हम सत्कार्यवाद को पढ़ाएंगे तो कारण कार्य के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे, और न्याय वैशेषिक दर्शन में हम लोग असत्कार्यवाद को देखेंगे। तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से दो डिवीजन हो रहा होता है, एक को कहते हैं परिणामवाद और दूसरे को कहते हैं विवर्तवाद। तो परिणामवाद को हम लोग कहते हैं कि जब कारण जो है वास्तविक रूप से कार्य में परिणित हो रहा होता है, यानी तात्विक परिवर्तन हो रहा होता है, तो इसको हम लोग परिणामवाद के रूप में लेते हैं। और जब कारण का कार्य में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, तात्विक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आभासिक या प्रातिभाषिक जो है अपीयरेंस केवल हो रहा होता है, तो इसको हम लोग व्याख्यायित करते हैं किस रूप में, विवर्तवाद को, जो हम लोग को किस में देखने को मिलता है, बौद्धिज्म में भी देखने को मिलता है और अद्वैत दर्शन में भी देखने को मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर पद क्या जोड़ा गया है, यहाँ पर परिणाम शब्द जोड़ा गया है। तो परिणाम शब्द से हमें यह कंफ्यूज नहीं होना है या भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ वास्तविक परिवर्तन की बात की जा रही है, जो सामान्यतः भारतीय दार्शनिक परंपरा में परिणाम के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, पद प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो परिवर्तन हो रहा है वह वास्तविक परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है, अतात्विक परिवर्तन है, विवर्त के रूप में ही है। क्योंकि यहाँ पर भी जो ये क्षणिक मतलब क्षणिक विज्ञानों की जो धारा चल रही है, और इस रूप में हम समस्त जगत को देख रहे हैं, तो ये जगत के रूप में जो विज्ञान यानी विज्ञप्ति, जो एकमात्र विज्ञान जो सत्य है, वह जगत के रूप में परिणित नहीं हो जा रहा है, मतलब परिवर्तित नहीं हो जा रहा है, कोई तात्विक परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि हमें आभाषित ही हो रहा है। बल्कि वो जगत को तो नितांत असत के रूप में व्याख्यायित कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कह रहे होते हैं कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा होता है, यह परिवर्तन भी वास्तविक परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है, विवर्त के अर्थ में परिणाम शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए ये परिणाम जो है, यहाँ पर जो विज्ञान का जो परिणाम है, जो विज्ञान परिणित हो रहा है, यह वास्तविक रूप से तात्विक रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, अतात्विक परिवर्तन हो रहा है। केवल इसका हमें विभिन्न प्रकार से आभास मिल रहा होता है, और इसी को हम लोग तीन प्रकार के परिणाम के रूप में देखते हैं, जिसमें से एक है आलय विज्ञान, दूसरा है क्लिष्ट मनोविज्ञान, और तीसरा है षट्विध विषय विज्ञान। षड्विध विषय विज्ञान, तो ये जो है आत्मविज्ञान, अरे आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और षड्विध विषय विज्ञान। तो ये जो षड्विध विषय विज्ञान है, यह तीन प्रकार के ही परिणाम हमें दिखाई देते हैं, और तीनों प्रकार के जो परिणाम है, ये एक प्रकार से क्या है, अतात्विक परिवर्तन है, विवर्त मात्र है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है। तो अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह या कहीं पे ये पूछ दे कि विज्ञान परिणाम जो विज्ञानवादियों का एक महत्वपूर्ण संदर्भ है, यहाँ परिणाम क्या वास्तविक परिवर्तन के लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, यहाँ वास्तविक परिवर्तन का संदर्भ नहीं है, बल्कि परिणाम शब्द तो प्रयोग किया गया है, लेकिन इस परिणाम का अभिप्राय किससे है, विवर्त से है, अतात्विक परिवर्तन से है। और यह परिणाम त्रिविध रूप में व्याख्यायित किया गया है, आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और षड्विध विषय विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो इतनी अवधारणा आप लोग अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा, और फिर अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इस आलय विज्ञान की अवधारणा की तुलना अन्य दर्शनों के कुछ
प्रमुख बिंदुओं और धारणात्मक बिंदुओं से की गई है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो हम साथ साथ कर देंगे, नहीं तो आप लोग नोट करके रखिएगा, तो जब दूसरे दर्शन पढ़ा देंगे तो वहां पर एक कंपैरिजन कर देंगे, ताकि आप लोग उसको उस समय से रिलेट कर पाए। नहीं तो अभी ऐसा लगेगा कि जो है कम समझ में आया। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि आलय विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कर देते हैं। नोट करके रख लीजिएगा कि थोड़ा सा कंपैरिजन हमको यहाँ पे करना है, जो हम लोग आगे आने वाली क्लास में कर लेंगे। तो हम आलय विज्ञान की अवधारणा, क्लिष्ट मनोविज्ञान की अवधारणा और षड्वित विषय विज्ञान की अवधारणा, फिर त्रिस्वभाव, परिकल्पित परतंत्र और परिनिष्पन्न, इतना पढ़ा दे रहे हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन वाला पार्ट आप लोग की जिम्मेदारी होगी कि हमें एक बार याद दिला दीजिएगा। अब जैसा आलय विज्ञान हम लोग ने स्टार्टिंग में भी देखने की कोशिश की थी कि आलय विज्ञान का क्या अभिप्राय है और आलय विज्ञान को किस प्रकार से, एक प्रकार से तो अगर कोई आलय विज्ञान आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि यह विज्ञान परिणाम के त्रिविध परिणामों में से एक है। एक तो उत्तर यही हो गया, क्योंकि त्रिविध परिणाम की चर्चा की गई है, आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और षड्विध विषय विज्ञान। तो एक तो ये आप व्याख्यायित कर सकते हैं। दूसरा, ये जो तीनों परिणाम है, ये परिणाम किसके हैं? विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व के, क्योंकि एक ही तत्व को ये मान रहे हैं मूल विज्ञानवादी, क्योंकि ये निरपेक्ष विज्ञानवादी हैं। तो एक ही तत्व को मान रहे हैं, वो किसको मान रहे हैं? विज्ञान को मान रहे हैं। तो जो विशुद्ध विज्ञान तत्व है, इसके त्रिविध परिणाम है, और ये परिणाम कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं बल्कि विवर्त है, जो बार बार स्पष्ट किया जा रहा है। तो उनमें से एक परिणाम क्या है? आलय विज्ञान है, ठीक है, और इसको प्रथम परिणाम कहा जाता है। तो ये विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व का आलय विज्ञान प्रथम परिणाम है, ठीक है। तो ये जो विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व है, वह अनादि अविद्या से कलुषित होकर आलय विज्ञान के रूप में परिणित होती है, या आलय विज्ञान के रूप में हमें उसका परिणाम दिखाई देता है, जो वास्तविक परिणाम नहीं है बल्कि एक विवर्त मात्र है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व अनादि अविद्या से कलुषित होकर आलय विज्ञान के रूप में क्या होता है? आभाषित हो आभाषित होता है, या हमें परिणाम के रूप में भाषित होता है। इस रूप में आप इसको व्याख्यायित करें। थोड़ी सी और विवेचना करें तो विवेचना में ये आता है कि आलय, जैसे आप लोग जानते हैं विद्यालय जुड़ता है या जो आलय जोड़ा जाता है, तो आलय का अर्थ होता है एक जगह, एक ऐसा सर्वव्यापी स्थान जहां सब कुछ संग्रहित रहता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में क्या है? एक ऐसा आलय है जहां विद्या से संबंधित सभी चीजें क्या होती हैं? संग्रहित होती हैं। इसी प्रकार जो आलय है, वह एक ऐसा सर्वव्यापी स्थान माना गया है जहां सब कुछ संग्रहित रहता है। यानी इस आलय में विश्व के समस्त धर्म क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझिएगा, इसीलिए इसका एक नामकरण समष्टिगत विज्ञान भी हम बार बार कह रहे हैं। आलय विज्ञान या समष्टिगत विज्ञान, समष्टिगत 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 यानी सब कुछ संग्रहित होता है। तो इस संसार के जितने भी धर्म है, विज्ञान है, वह सब कुछ कहाँ संग्रहित होते हैं? आलय विज्ञान में संग्रहित होते हैं। और ये आलय विज्ञान किसका परिणाम है? विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व का परिणाम है, ठीक है। क्यों ये इस परिणाम के रूप में आता है? क्योंकि जब विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व अनादि अविद्या से कलुषित होता है, तो यह प्रथम परिणाम के रूप में हमारे समक्ष आता है। अच्छा, इतना समझ गए। अब देखिए कि आलय विज्ञान का एक जो और नाम, जिससे इस नाम से और आलय विज्ञान को इंगित किया जाता है, संकेतित किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विपाक। विपाक शब्द आया था अभी, कहाँ आया था? जब हम लोग ये बाह्य अर्थों के संदर्भ में संतान अनियम की व्याख्या कर रहे थे, तो वहां पर विपाक शब्द आया था, कर्म फल विपाक। यानी एक साथ कई लोगों में एक ही प्रकार की वासना का प्रस्फुटन हो जाना, वो परिपक्व होकर प्रस्फुटित हो जाती है, तो कर्म का विपाक हो जाता है।
तो विपाक होने से एक ही प्रकार का विज्ञान आकार हम सभी को भासित हो रहा होता है, इसलिए सभी लोग एक साथ किसी हाथी को आते हुए देखते हैं या एक ही प्रकार का स्वप्न कई लोग एक साथ देख ले रहे हैं। तो आप देखिए कितनी गुणतम एनालिसिस की जा रही है और किस गुणतम स्तर पे चीजों को सोचा जा रहा है। तो इसका एक नामकरण जो है आलय का विपाक भी होता है, क्योंकि आलय में ही जो वासना होती है उसका बीजारोपण होता है और फिर आलय में ही वासना का विपाक भी होता रहता है। यानी जैसे जैसे वासना परिपक्व होती है वह परिपक्व होकर उसका विपाक होता है और विपाक होकर यह विज्ञानों को उत्पन्न करती है और यह विज्ञान पुनः अपनी वासनाएं जो हैं आलय विज्ञान में छोड़ते हैं। यह वासनाएं पुनः परिपक्व होती हैं, पुनः विपाक होता है, पुनः विज्ञान उत्पन्न होता है। तो एक प्रकार से एक चक्र चलने लगता है। इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद या जन्म मरण चक्र। तो अब विज्ञानवादियों के लिए प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, आलय विज्ञान है। स्पष्ट है, स्पष्ट है ना कि यहाँ पर प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, आलय विज्ञान है, जिसको हम लोग विज्ञान परिणाम के रूप में बता रहे हैं कि विज्ञान परिणाम क्या है, प्रतीत्य समुत्पन्न विज्ञानों के कारण कार्य क्षणों का निरंतर प्रवाहित होना, यही विज्ञान परिणाम है। और विज्ञान परिणाम का प्रथम परिणाम क्या है, आलय विज्ञान है, जिसको ही हम जन्म मरण चक्र या जिसको हम लोग प्रतीत्य समुत्पाद चक्र या प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। इसीलिए इसका एक नामकरण विपाक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें ही वासनाओं का आरोप बीजारोपण होता है, वासनाएं परिपक्व होती हैं, परिपक्व होकर उनका विपाक हो रहा होता है, विपाक होकर वह विज्ञान में परिणित होती हैं, विज्ञान पुनः अपनी वासनाएं छोड़ता है, वासनाएं पुनः परिपक्व होती हैं, पुनः उनका विपाक होता है, पुनः विज्ञान आते हैं और इस प्रकार यह संपूर्ण प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक प्रकार से आप देखें तो अगर हम इस तरह से इसको सोचने की कोशिश करें कि अगर साइकोलॉजिकली हम सोचें कि हमारे मनोमस्तिष्क में कैसे सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उसकी व्याख्या तो ये बड़े एक्यूरेट ढंग से कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग भी देख रहे होते हैं कि बड़े एक्सट्रीम में जाकर भले ही हम निरपेक्ष विज्ञानवाद के दार्शनिक सिद्धांत को न स्वीकार करें और हमें इसमें अनेक समस्याएं दिखाई दें, लेकिन अगर मानसिक स्तर पर अगर हम इनकी विवेचना को स्वीकार कर लें तो बहुत कुछ हमें तार्किक ढंग से समझ में आने लगेगा और हम अपने मनो मस्तिष्क या मनोविज्ञान से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं को विश्लेषित विवेचित और उनके सल्यूशन उनके निराकरण के लिए कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को भी ऐसा ही फील होता है कि हम लोग का भी जो ये जिसको हम लोग कहते हैं मनोमस्तिष्क है और इसको अगर हम एक आलय विज्ञान के रूप में देखें तो यहाँ पर यही सारी चीजें चल रही होती है। देखिए आज अगर हम समष्टिगत विज्ञान आलय विज्ञान के रूप में देखें तो संपूर्ण विश्व में इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ये क्या है, युद्ध क्या है, वासनाओं का ही तो बीजारोपण है और ये वासनाएं परिपक्व होकर उनका क्या हो रहा है, विपाक हो रहा है। क्योंकि वासना क्या है, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को दादागिरी चाहिए, किसी को धर्म के नाम पर मतान्धता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई किसी एक्सट्रीम को पकड़ा हुआ है, कोई किसी वासना में डूबा हुआ है। तो ये सभी वासनाएं क्या हो रही हैं, इन्हीं सभी वासनाएं जो हैं परिपक्व हो रही हैं और परिपक्व होकर के जो है इनका विपाक हो रहा है, विज्ञान को जन्म दे रही हैं और फिर ये विज्ञान जो है फिर वासनाओं को छोड़ रहा है और सारा चक्र इसी में चल रहा है, उठा पटक मारा पिटाई बम गोला मिसाइल ड्रोन ये वो एन तेन सब चल रहा है। तो यही क्या है, जन्म मरण चक्र है और ये चलता ऐसे ही रहेगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक जो है कंपैरिजन है जो आप लोग याद दिलाएंगे हमको तो हम इसको पढ़ा देंगे और अद्वैत दर्शन जब हम पढ़ा देंगे तब इसका कंपैरिजन बता देंगे। अद्वैत सांख्य और न्याय ये तीन जब पढ़ाएंगे तो कंपैरिजन बता देंगे, क्योंकि यहीं से कंपैरिजन किया गया है। जैसे अद्वैत में हम लोग साक्षी को पढ़ते हैं, साक्षी तत्व को हम लोग व्याख्यायित विवेचित करते हैं, उससे आलय विज्ञान का कंपैरिजन है। न्याय दर्शन का जो अधिष्ठ है उसके साथ कंपैरिजन है। इसी प्रकार सांख्य की जो प्रकृति है उसके साथ कंपैरिजन है।
तो ये कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को हम लोग जब वो पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और इसको हम उस समय नोट करा देंगे। तो आप लोग इसको उस समय नोट कर लीजिएगा। और अभी हमें नहीं लग रहा है इस पे कोई प्रश्न आएगा, लेकिन जैसे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो इसको भी जब हम लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो एक कंपैरिजन कर लेंगे और इसको भी समाप्त कर लेंगे। अब दूसरा जो विज्ञान परिणाम है जिसको हम लोग क्लिष्ट मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं कि क्लिष्ट मनोविज्ञान। अब इसकी अवधारणा को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्लिष्ट, पहले तो ये जो पद प्रयोग किया गया है ना, क्लिष्ट, ये शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, इसकी थोड़ी सी अवधारणा हम समझ लेते हैं कि इसकी संज्ञा क्लिष्ट इसलिए दी जाती है, यानी जो ये क्लिष्ट पद प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान इसलिए दी जाती है कि पहले एक सामान्य अवधारणा हम थोड़ी सी बताते हैं और फिर बताते हैं कि क्लिष्ट क्यों, ये 4 प्रकार के क्लेशों से हमेशा संयुक्त रहता है। और ये 4 प्रकार के क्लेश क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कोई बता सकता है कहाँ किए हैं 4 प्रकार के क्लेशों की चर्चा? इनमें से कोई भी हैंड रेज करके बता सकता है कि 4 प्रकार के क्लेशों की चर्चा कहाँ की गई है? आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं क्या? 4 प्रकार की क्लेशों की चर्चा कहाँ की गई है? पुद्गल नैरात में की गई है ना। उत्कल नैरात में 4 प्रकार के क्लेशों की चर्चा की गई थी कि हम अगर तात्विक आत्म तत्व में विश्वास करेंगे तो 4 प्रकार के क्लेशों में बंध जाएंगे: आत्मदृष्टि, आत्मान, आत्मोह और आत्म स्नेह। इसलिए जब हम यह मान लेते हैं कि जो आत्म है इसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है और पारमार्थिक दृष्टिकोण से यह क्या है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से यह प्रातीतिक है, तो पुद्गल नैरात्म हो जाता है और इससे क्या होता है, क्लेशावरण का क्षय हो जाता है। तो 4 प्रकार के क्लेश है ना, यही 4 प्रकार के क्लेश है। तो यही क्लिष्ट पद इसीलिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो हम लोग ज्ञाता पद प्रयोग करते हैं ना अन्य दर्शनों में, ज्ञाता का सेंस यहाँ क्लिष्ट मनोविज्ञान से ही है। इसीलिए यहाँ 4 प्रकार के क्लेश आ रहे हैं ना, क्योंकि जनरली हम लोग क्या मान लेते हैं, आत्म को एक तात्विक सत्ता के रूप में मान लेते हैं, लेकिन आत्म क्या है, पंच स्कंदों का संघात है ना, यहाँ पर पंच स्कंदों का संघात है। तो इसलिए जो है ये 4 प्रकार के क्लेशों से हमेशा मुक्त होता है और 4 युक्त होता है, और इस 4 प्रकार के क्लेशों से मुक्त होने के लिए हमें पुद्गल नैरात्म की आवश्यकता होती है ताकि क्लेश के आवरण का क्षय हो सके। और हम लोग देखें कि मूल जो भगवान बुद्ध का उपदेश था कि उसके लिए धर्म नैरात्म की भी आवश्यकता होती है ताकि ज्ञेयावरण भी हो सके, ज्ञान के आवरण का भी नाश हो सके। लेकिन हम लोग हीनयानियों में देखें कि आंशिक नैरात्यवाद को स्वीकार किए, क्योंकि वह क्षणिक धर्मों को सत्य मान लेते हैं तो धर्म नैरात्य तो मानेंगे नहीं, तो केवल पुद्गल नैरात्य ही मानेंगे। तो ये सब अवधारणाएं आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्पष्ट रखिए। बौद्धिज्म भी जटिलतम भारतीय दर्शन में से एक है। तो अभी देखिए सामान्य अवधारणा जो क्लिष्ट मनोविज्ञान की ये बता रहे हैं कि पहली चीज तो यह है कि जो विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व है उसका यह द्वितीय परिणाम है। और जैसा हमने बताया कि 2 विज्ञानों की और चर्चा की गई विज्ञान परिणाम की, एक आलय विज्ञान और दूसरा सर्वित विषय विज्ञान जिसको हम लोग प्रवृत्ति विज्ञान भी कहते हैं। इन्हीं 2 के बीच की कड़ी के रूप में, यानी एक बीच के कनेक्शन के रूप में यहाँ पर क्लिष्ट मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी 6 प्रवृत्ति विज्ञान जिसे मनोविज्ञान कहा गया है, इसके बीच की एक कड़ी होती है जिसको हम लोग क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, और यह विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व का दूसरा परिणाम होता है। और यह आलय विज्ञान जिसको हम लोग समष्टिगत विज्ञान कहते हैं, इस समष्टिगत विज्ञान से ही उत्पन्न होता है क्लिष्ट मनोविज्ञान, उसी से ही संतान रूप में उत्पन्न होता है। और एक प्रकार से हम देखें तो इस क्लिष्ट मनोविज्ञान का जो आश्रय है वह आलय विज्ञान ही है, और विषय भी क्या है, आलय विज्ञान ही है। क्योंकि क्लिष्ट मनोविज्ञान के लिए भी विषय क्या है, वही विज्ञान है जो सब कुछ संग्रहित है कहाँ, आलय विज्ञान। तो एक प्रकार से आश्रय भी है और विषय भी है।
दोनों क्या है, क्लिष्ट मनोविज्ञान के लिए आलय विज्ञान ही है। ठीक है, इस आलय विज्ञान में हो क्या रहा होता है, और ये क्लिष्ट मनोविज्ञान में हो क्या रहा होता है, और क्लिष्ट मनोविज्ञान करता क्या है। जैसा कि हम लोग ने बताया कि आलय विज्ञान और षड्विध विषय विज्ञान जो है, जिसको मनोविज्ञान भी सामान्य रूप से कहते हैं, इसके बीच की ये कड़ी होता है। तो ये बीच की कड़ी के रूप में क्या करता है कि ये क्लिष्ट मनोविज्ञान में एक प्रकार से क्या होते हैं, नैसर्गिक बुद्धि विकल्प होते हैं। नैसर्गिक बुद्धि विकल्प होते हैं क्लिष्ट मनोविज्ञान में, और यह अपने नैसर्गिक बुद्धि विकल्पों द्वारा जो आले विज्ञान के सूक्ष्म और अपरिच्छिन्न वासनाएं होती हैं, उनको मूर्त और परिच्छिन्न रूप देकर उनका विपाक कर देता है। तो यानी एक प्रकार से आले विज्ञान में जो हम लोग आले को विपाक की संज्ञा भी दे रहे थे, और ये बता रहे थे कि यह संसार चक्र है, जन्म मरण चक्र है, प्रतीत्य समुत्पाद है। यहाँ जो है वासनाएं आरोपित होती हैं, वासनाएं परिपक्व होती हैं, उनका विपाक होता है, विज्ञान होते हैं, फिर विज्ञान फिर वासनाएं छोड़ती हैं, और यह चक्र चलता रहता है। तो इसी में रोल किसका आता है, क्लिष्ट मनोविज्ञान का। और वो कहते हैं कि क्लिष्ट मनोविज्ञान आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं, और आलय विज्ञान ही इनका विषय और आश्रय दोनों होता है। और ये करते क्या है, क्लिष्ट मनोविज्ञान अपने नैसर्गिक बुद्धि विकल्पों के द्वारा आलय विज्ञान के जो सूक्ष्म और अपरिच्छिन्न जो वासनाएं होती हैं, उनको स्थूल और परिच्छिन्न रूप में परिणित कर देता है, और इस प्रकार वासनाओं का विपाक संभव होता है। तो सीधा सीधा अगर हम बोलें तो वासनाओं के विपाक में ये सहयोगी होते हैं, यानी वासनाओं के विपाक में ये क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, और इन्हीं के सहयोग से वासनाओं का विपाक हो रहा होता है आलय विज्ञान में, जिससे ये संपूर्ण जन्म मरण चक्र चलता रहता है। और इसके लिए जो मनोविज्ञान के आगे क्लिष्ट पद इसीलिए जोड़ दिया गया क्योंकि यह सदैव 4 प्रकार के क्लेशों से संयुक्त रहता है, जो बार बार स्पष्ट किया गया है कि आत्मदृष्टि, आत्मान, आत्मोह और आत्म स्नेह। ठीक है, 4 प्रकार के क्लेशों से सदैव संयुक्त रहता है। तो यही चीजें आपको बताई गई, और यही इसकी अवधारणा है। अब छोटा सा शॉर्ट में हम लोग समझ लें कि जो षड्विध विषय विज्ञान है, तो इसमें बहुत समझना नहीं है, क्योंकि षड्विध विषय विज्ञान क्या है, यह भी शुद्ध विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र का तृतीय परिणाम है, जिसके 6 प्रकार हैं षड्विध विषय विज्ञान के, जिसमें हम लोग रूप, गंध, रस, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषयों की जिसमें उपलब्धि हो रही होती है, यही षड्विध विषय विज्ञान है। और जो हमारा क्लिष्ट मनस है, यानी जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, वह इन सभी चीजों को ग्रहण कर रहा होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को ग्रहण करता है, और मूलतः ये जो सभी, चूंकि षड्विध विषय विज्ञान है, ये सभी क्या है, मूलतः विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र के परिणाम है, तो आलय विज्ञान द्वारा ही उत्पन्न हो रहे होते हैं। और जो क्लिष्ट मनस है या क्लिष्ट मनोविज्ञान है, इनको केवल ग्रहण करता है, इनको उत्पन्न नहीं करता है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, और जो है हमारा एक मन, ये कुल 6 षड्विध विषय विज्ञान है। और जो है इनको क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है, ग्रहण करता है, उत्पन्न नहीं करता, आलय विज्ञान द्वारा यह उत्पन्न होते हैं। यही पूरी विज्ञान परिणाम की अवधारणा थी। कल की क्लास जब चलेगी तो इसको एक बार हम और थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, और एक और अंत में 5-10 मिनट में स्पष्टीकरण कर दें, जिसका जिसकी अवधारणा त्रिस्वभाव के रूप में आती है, और विज्ञान परिणाम पढ़ने के बाद ही हम इस त्रिस्वभाव को समझ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न। ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं, और इसकी अवधारणा किस रूप में है। देखिए, परिकल्पित का अभिप्राय यहाँ पर दिया गया है नितांत असत से। जैसे आकाश कुसुम या शस्त्रिंग होता है, तो ये जो नितांत असत है उसको परिकल्पित कहा गया है, इनकी व्यवहारिक सत्ता भी नहीं। तो विज्ञानवादियों में जो जगत है वह क्या है, परिकल्पित है, नितांत असत है, यानी आकाश कुसुम के समान या शस्त्रिंग के समान इनकी व्यवहारिक सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया गया है। और इसके बाद आता है परतंत्र त्रिस्वभाव में। तो परतंत्र क्या है,
तो कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पन्न विज्ञान है, जो विषय के रूप में प्रतीत हो रहे होते हैं, इसकी व्यवहारिक सत्ता होती है। यानी जो ये आलय विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और सर्वित विषय विज्ञान, ये सारी चीजें मिलकर कुल 8 विज्ञान होते हैं ना। तो ये 8 विज्ञान जो है, इनकी व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार किया गया है। इनकी व्यवहारिक सत्ता होती है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता होते हुए भी ये आश्रित किस पे होते हैं, किसके परिणाम होते हैं? ये विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र तत्व के परिणाम होते हैं। इसलिए यह स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, परतंत्र होते हैं। इसलिए इनको परतंत्र की संज्ञा दी गई है। तो जगत क्या है? परिकल्पित है, नितांत सत है, आकाश कुसुम के समान। इसकी व्यवहारिक सत्ता भी नहीं है। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं, वह भी नितांत असत है, आकाश कुसुम के समान। उसकी व्यवहारिक सत्ता भी स्वीकार नहीं की गई है। और परतंत्र क्या है? यही जो त्रिविध परिणाम है, यानी आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और सर्वित विषय विज्ञान, इन सभी तीनों चीजों को क्या माना गया है? परतंत्र माना गया है। और तीसरी चीज जो परिनिष्पन्न आता है, तो विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व, इसे ही परिनिष्पन्न कहा गया है और इसकी पारमार्थिक सत्ता होती है। तो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार हम लोग अद्वैत दर्शन में देखते हैं कि सत्ता के 3 स्तर बताए गए हैं। कौन कौन के स्तर? पारमार्थिक स्तर, व्यवहारिक स्तर और प्रातिभाषिक स्तर। वैसे ही अगर हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर 3 चीजें बताई गई, परिकल्पित, परतंत्र, परिनिष्पन्न, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्ता के 3 स्तर नहीं है, बल्कि निरपेक्ष विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी तत्व तो एक ही है, अल्टीमेट रियलिटी तो एक ही है, और वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व है, और किसी की सत्ता नहीं है। और सत्ता के 3 स्तर भी नहीं है। ठीक है, सत्ता के 3 स्तर भी नहीं है, सत्ता सिर्फ एक है, वह विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व है। और जो बाकी जो चीजें हैं, जिसे जगत है और जो है आत्म तत्व है, तो इसको तो नितांत असत स्वीकार किया गया है। और परतंत्र के रूप में जो त्रिविध विज्ञान परिणाम है, आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और सर्जित विषय विज्ञान, इनको परतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसको हम लोग त्रिस्वभाव के रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट भी किया गया आप लोग की पुस्तकों में कि यह जो 3 स्वभाव हैं, यह सत्ता के त्रिविध स्तर नहीं है, बल्कि वस्तुतः केवल परिनिष्पन्न जो है, वही एकमात्र सत्ता है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण हमने कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि देखिए कितनी गहनता से जाकर सारी चीजों को ये व्याख्यायित विश्लेषित कर रहे होते हैं। अब इसमें जो विज्ञानवाद है, इसमें थोड़ा सा ही कुछ रह गया, कुछ बिंदु जिसको हम लोग कल की क्लास में हल्का सा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम लोग सीधे शून्यवाद पे आ जाएंगे। तो हमको लग रहा है कि 1-2 दिन में तात्विक दृष्टिकोण इसका समाप्त हो जाएगा। निर्वाण को हम लोग एक साथ देख लेंगे महायानियों की, और हीन यानियों के उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे हम लोग कि किस प्रकार से दोनों में किस प्रकार की भिन्नता है निर्वाण के संदर्भ में। और फिर हम लोग ज्ञान मीमांसीय पक्ष इनका पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये 2 प्रकार के प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष के विषय में स्वलक्षण को मानते हैं, और अनुमान के विषय में सामान्य लक्षण को स्वीकार करते हैं। तो इनके लिए जो भी सविकल्पक है, सब अनुमान के क्षेत्र में आ जाता है, और जो भी निर्विकल्पक है, वह सब प्रत्यक्ष के लिए आ जाता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझने की डिटेल में, हम लोग ज्ञान मीमांसी पक्ष डिटेल में पढ़ेंगे। ज्ञान मीमांसी पक्ष में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, ज्ञान मीमांसी पक्ष में चूंकि इस पे हमारा रिसर्च है, तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे ज्ञान के स्वरूप को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है बौद्धिज्म में, अलग अलग स्कूल्स में भी क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रमा रूप ज्ञान के स्वरूप को किस प्रकार व्याख्यायित किया गया है, प्रमा रूप के साथ साथ अप्रमा रूप ज्ञान के भी संदर्भ को हम लोग साथ में ही देख लेंगे। फिर हम लोग प्रमाण विचार को देखेंगे, यानी ज्ञान के जो सोर्सेज हैं, इनके स्पेसिफिक लक्षणों को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इसके उपरांत हम लोग इनके प्रामाण्यवाद, यानी ज्ञान की प्रामाणिकता के संदर्भ में इनकी अवधारणाएं क्या है, इसको समझेंगे। और लास्ट में इनके भ्रम संबंधी अवधारणा को समझ के ज्ञान मीमांसी विवेचना को पूर्ण कर लेंगे। और इस प्रकार से एक एक स्कूल को हटाते हुए चलते चले जाएंगे। तो
अब जो लोग, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए निपुण। जो लोग सुबह की